साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी बेसिक पर। पहली ज्योग्राफी की क्लास में हमने ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारों के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा की थी। आज की क्लास में हम सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह आदि की चर्चा करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले पहली क्लास को हम 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। जिन लोगों ने भी पहली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहली क्लास की लिंक मिल जाएगी, तो आप पहली क्लास ज़रूर देखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। पहली क्लास में हमने ब्रह्मांड को देखा था। तो द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। हमने पढ़ा था द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में अगर सबसे पहली थ्योरी की बात करें तो हमने जियोसेंट्रिक थ्योरी की बात की थी, जो क्लॉडियस टॉलमी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सभी ग्रह, उपग्रह और जितनी भी सारी चीज़ें ब्रह्मांड में हैं वो सभी पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हैं। उसके बाद 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस साहब आते हैं। वो बताते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सारी चीज़ें सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं। इसी क्रम में आगे विलियम हर्शेल और एडविन पी हबल आते हैं, जो बताते हैं, विलियम हर्शेल बताते हैं कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, पूरा सौरमंडल ही ब्रह्मांड नहीं है, वो बस एक आकाशगंगा का पार्ट है। और एडविन पी हबल बताते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी असंख्य आकाशगंगा हैं, लाखों आकाशगंगा हैं। आकाशगंगा क्या होती है? तारों का समूह होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों में हमने बिग बैंग थ्योरी की बात की थी, विस्तार से इसकी हमने चर्चा भी की थी, जो कि जॉर्ज लेमंटियर ने दिया था। साम्यावस्था सिद्धांत या स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने दिया था। फ्रेड हॉले ने इसका समर्थन किया था। दोलन सिद्धांत या पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी की बात करें तो यह डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। जॉर्ज लेमंटियर का जो बिग बैंग थ्योरी है, इसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी कि ब्रह्मांड जो था वो केवल एक परमाणु पर केंद्रित था, उस परमाणु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर आने वाले समय में कैसे उसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर विस्फोट हुआ और कैसे सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, हमने पिछली क्लास में डिटेल में चर्चा की थी, हम वापस से वहाँ नहीं जाएंगे। तारों की बात की थी तो वे सभी पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें तारे कहते हैं। तारों की उत्पत्ति के बारे में हमने देखा था कि कैसे निहारिकाओं से तारों का निर्माण होता है। तारों की अवस्थाओं की बात की थी और लाल दानव तारे की भी हमने बात की थी कि जब तारा वृद्धावस्था में पहुंचता है तो लाल दानव तारा कहलाता है। और फिर इसका जो मास होता है, जो चंद्रशेखर सीमा 1.44 हमने पढ़ी थी कि इसका जो द्रव्यमान होता है उसके आधार पर इसका बाद में आगे निर्धारण होता है कि लाल दानव तारे के बाद वो श्वेत बामन, काला बामन बनेगा और विलुप्त हो जाएगा, या फिर उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा और वो न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा बनेगा। तो वो सारी चीज़ों की हमने चर्चा की थी। वो कुछ यहाँ पे हमने आकाशगंगा की बात की थी कि इसके केंद्रीय भाग को केंद्रीय बल्ज बोलते थे। यह मध्यम घूर्णनशील भुजा थी, ये बाह्य घूर्णनशील भुजा थी। यहाँ नवीन तारे पाए जाते हैं। मध्यम घूर्णनशील भुजा में मध्यम आयु के तारे पाए जाते हैं। केंद्र में ब्लैक होल पाया जाता है। इसी का अगर ये देखें, ये सर्पिलाकार आकाशगंगा का एक चित्र है। हमारी आकाशगंगा भी सर्पिलाकार है, ये हमने समझा था। फिर कुछ फैक्ट्स की हमने बात की थी, तो आप पिछली क्लास में जाके इनको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल, तो हम सौरमंडल की चर्चा करेंगे। सौरमंडल को आमतौर पर सौर परिवार भी कह दिया जाता है, क्योंकि सौरमंडल में सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे आदि आते हैं। तो सौरमंडल को, सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल कहते हैं। अब यहाँ सूर्य के परिवार में सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। तारे हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि तारे क्या होते हैं? वे सभी पिंड तारे होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जिनके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं और हीलियम परमाणुओं का निर्माण करते हैं, और इसी क्रिया में बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सूर्य के परिवार, तो परिवार के अंतर्गत जैसे कि हमने पढ़ा कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे आदि आते हैं। लेकिन मेनली अगर हम सौरमंडल या सौर परिवार की बात करें, सोलर सिस्टम की बात करें, तो इसमें हम मुख्यतः 8 ग्रहों को सम्मिलित करते हैं।
तो सूर्य और उसके 8 ग्रह, इनके उपग्रह और भी जो क्षुद्र ग्रह या अन्य पिंड हैं, धूल के कण भी जो सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं, वो सभी सौरमंडल का हिस्सा होते हैं। अर्थात सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह यानी प्लेनेट्स, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे तथा उल्का आदि को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। मतलब सौरमंडल में ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। अब सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, हमने अभी जैसे पिछली स्लाइड में देखा कि सौरमंडल में हम ग्रहों को सम्मिलित करते, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, तो इसमें 8 ही ग्रह क्यों हैं? ग्रहों की संख्या 8 से ज़्यादा भी हो सकती थी, हजारों पिंड हैं सौरमंडल में, तो सोलर सिस्टम में तो बहुत सारे पिंड हैं, तो ग्रहों की संख्या 8 ही क्यों है? इसका सही जवाब ये है कि जिस तरह से हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन चाहिए पड़ती है, कि आपको एक योग्यता चाहिए है कि अगर आप ये अमुक अमुक योग्यता रखते हैं तो आप उस एग्ज़ाम में मतलब फॉर्म भर सकते हैं और उसमें अपीयर कर सकते हैं, वो पेपर दे सकते हैं। तो ऐसे ही ग्रहों के लिए भी कुछ मानक बनाए गए हैं कि जो भी इन मानकों को पूरा करेगा, इन शर्तों के अनुसार होगा, वो ग्रहों में सम्मिलित किया जाएगा। तो सबसे पहली अगर शर्त की बात करें तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि वे सभी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहा जाएगा। अब सूर्य की परिक्रमा तो सभी करते हैं, उपग्रह भी करते हैं, क्षुद्र ग्रह भी करते हैं, तो क्या उन सबको भी ग्रह कह दिया जाएगा? नहीं। दूसरी कंडीशन ये है कि ग्रह उन्हें कहा जाएगा जिनके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जिसके कारण उनका जो शेप है, उनका जो आकार है, वो गोल हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये होती है, ये सबसे खास कंडीशन है, कि ग्रह जो है एक निश्चित मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक दूसरे के रास्ते को नहीं काटते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो किसी भी ग्रह के लिए आवश्यक शर्तें, किन किन शर्तों के होने पर हम उसे ग्रह कह देंगे, तो पहली शर्त है कि वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरी है उसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जिसके कारण उसका स्वरूप जो है, उसका आकार या शेप जो है वो गोल हो जाता है, राउंड हो जाता है। उसकी कक्षा यानी ऑर्बिट, उसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह की कक्षा को ना काटती हो। तो किसी भी प्लेनेट को या ग्रह को ग्रह होने के लिए इन शर्तों पर खरा उतरना आवश्यक है। यदि वो इन तीनों शर्तों को पूरा करता है तो हम उसे ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे 8 हमारे सोलर सिस्टम में से 8 पिंड हैं जिन्हें ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। अब ग्रह पैराबोलिक या परवलयाकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अभी आने वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि कोई ग्रह नीला होता है, कोई लाल होता है, कोई ग्रह बहुत चमकीला होता है, कोई पीला ग्रह होता है। तो ये नहीं है कि उसके अंदर से पीली लाइट निकल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। ग्रहों का कोई भी प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले कौन होते हैं? तारे होते हैं या स्टार होते हैं। तो हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं और सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो सूर्य है। सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करते हैं, सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इमेज है जिसमें हमारे सोलर सिस्टम के सौरमंडल के ग्रहों और सूर्य को दिखाया गया है। और ग्रहों का ये जो आप देख पा रहे हैं, ये लाइन बनी हुई है, ये इनका परिक्रमण पथ है, ये इनका ऑर्बिट है कि किस रास्ते से ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये असल में दिखता नहीं है, वो तो समझने के लिए ऐसी लाइनें बना दी जाती हैं कि इस रास्ते से ये परिक्रमा कर रहे हैं और एक दूसरे का रास्ता ये लोग नहीं काटते हैं। अब हमने अभी पढ़ा कि ग्रहों की संख्या 8 है। तो क्या हमेशा से ग्रहों की संख्या 8 रही है या पहले ग्रहों की संख्या ज़्यादा थी या कम थी? तो पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि पहले ग्रहों की जो संख्या थी वो 9 थी। और 24 अप्रैल 2006 को 9वां जो ग्रह था, यम ग्रह या प्लूटो ग्रह, उसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। क्यों हटा दिया?
क्योंकि हमने अभी ग्रह बनने के लिए 3 कंडीशन जो पढ़ी थी, तो उसमें जो तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि ग्रह होने के लिए एक ये बात भी आवश्यक है कि वह पिंड किसी अन्य ग्रह के जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है, उसको ना काटता हो। तो जो 9वां ग्रह था प्लूटो, वो वरुण या नेपच्यून ग्रह की कक्षा को काटता था। पहले सौरमंडल में 9 ग्रह थे। 24 अप्रैल 2006 को IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग, चेक गणराज्य में है प्राग, तो प्राग में एक सम्मेलन हुआ और उसमें 9वें ग्रह, जो 9वां हुआ करता था कौन, प्लूटो, इसको पारंपरिक ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया। इस प्रकार वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। इन्हीं 8 ग्रहों को हमें पढ़ना है। प्लूटो को वर्तमान में काय की श्रेणी में रख दिया गया है, तो बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया है। तो वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं, वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि 2 दोस्त बैठे रहते हैं। अब एक दोस्त दूसरे को बताता है, वो लोग आपस में चर्चा कर रहे रहते, तो एक दोस्त दूसरे को बताता है कि तुम्हें पता है क्या कि पहले 9 ग्रह होते थे, फिर एक जगह 4 लोग इकट्ठे हुए और उनने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो दूसरा दोस्त बोलता है तो पहला बोलता है तो बात ये है कि प्लूटो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे लाखों किलोमीटर दूर पृथ्वी पे 4 लोग एक जगह बैठ के उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल रहे हैं, या उसे तारा मान रहे हैं, ग्रह मान रहे हैं, क्षुद्र ग्रह मान रहे हैं, पुच्छल तारा मान रहा है, क्या मान रहा है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी उसी मार्ग पे चक्कर लगा रहा है, आज भी उसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है जिस ऑर्बिट में वो पहले चक्कर लगाता था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे और आपके आसपास भी ऐसे 4 लोग हैं जो आपके बारे में तरह तरह की मनोधारणाएं बनाए रहते हैं, आपको डिमोरलाइज करने का सोचते हैं, आपसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कर रहे हो, कब से तैयारी कर रहे हो, या काय की तैयारी कर रहे हो, मतलब भांति भांति की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो हमें प्लूटो की तरह रहना है, हमें अपने रास्ते पे बने रहना है, हमें उन 4 लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। बहरहाल आपका रास्ता सही हो, अगर रास्ता गलत है तो 4 लोग सही सलाह देते हैं तो वो मानना है, अगर रास्ता सही है तो आप बिल्कुल ध्यान ना दें, आगे बढ़ें। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो 8 ग्रह हैं, हमने अभी देखा हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। या कहेंगे कौन कौन से प्लेनेट हैं, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। अब इन 8 ग्रहों को हम 2 श्रेणियों में बांट देते हैं या 2 तरह से बांटते हैं। जो शुरू के 4 ग्रह हैं, शुरू के 4 जो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन्हें हम इनर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह कह देते हैं, या फिर इन्हें ही हम पार्थिव ग्रह कह देते हैं। क्यों कहते हैं अगली स्लाइड में हम समझेंगे। तो शुरू के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कह देते हैं। और बाद के जो 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें हम वाह ग्रह या ग्रेट प्लेनेट कह देते हैं। शुरू के जो 4 हैं वो सूर्य से पास हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह या इनर प्लेनेट बोल देते हैं। इनकी संरचना पृथ्वी के समान है, ये चट्टानों से और धातुओं से बने हैं, इसलिए इन्हें हम पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कह देते हैं। जो इनके बाद वाले 4 ग्रह हैं, ये आंतरिक हो गए तो ये 4 बाह्य हो गए, और ये साइज में बड़े हैं। इनकी जो संरचना है या ये जो बने हुए हैं वो गैसों से बने हैं मेनली, तो इनकी जो साइज है वो बड़ी है, इसीलिए इन्हें बाह्य ग्रह और ग्रेट प्लेनेट क्यों कहते हैं, साइज बड़ी होने के कारण। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये हमारे 8 ग्रह हैं जो हमने अभी देखा।
ये सूर्य है, पूरा यहाँ पर डायग्राम आपको नहीं दिखाया, पूरी इमेज में नहीं दिखाई है। ये 4 ग्रह हैं, बुध को पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। ये बुध हुआ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 हैं शुरू के, इसको वाइट कर लेते हैं। ये जो शुरू के 4 हैं कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन चारों को हमने कहा था इनर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह। और बाकी बाद वाले जो 4 हैं कौन कौन से, जुपिटर, सैटर्न और अपना यूरेनस और नेपच्यून, इनको हमने कह दिया था क्या, बाह्य ग्रह या आउटर प्लेनेट। ये बने हैं गैसों से, ये बने हैं धातुओं से और चट्टानों से। इन्हीं को पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोल दिया था, इन्हीं को हमने ग्रेट प्लेनेट बोल दिया था, क्योंकि ये साइज में बड़े हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये प्लूटो है, प्लूटो की जो अपन ने बात करी, अब इसको तो ग्रहों की श्रेणी से अपन ने आउट कर ही दिया, उसको फर्क पड़ता नहीं है पर इस बात से। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ये 8 ग्रह हमने देखे। बार बार मैं ग्रहों की चर्चा, 8 ग्रहों के बार बार नाम ले रहा हूँ, आपको लग रहा होगा 10 बार क्यों बता रहे हो। तो ग्रह या प्लेनेट जिस सीरियल में हैं, हमें उनके नाम उसी सीरियल में याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ लेता है कि सूर्य के बाद या पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के बाद दूसरा कौन सा ग्रह है, या सूर्य से पृथ्वी को किस क्रम का ग्रह है, मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे देखें तो सबसे पहला बुध है, तो सूर्य के सबसे पास बुध हो गया या मरकरी हो गया, दूसरा हो गया शुक्र या वीनस, तो दूसरे नंबर का वीनस हो गया, तीसरा पृथ्वी है, अर्थ है, चौथा मार्स या मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण। ये 8 ग्रह हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट की। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो ग्रह नहीं हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। इनका साइज एक धूल के कण से लेके और बौने ग्रह की साइज के बराबर तक हो सकता है। ये क्षुद्र ग्रह की एक पेटी पाई जाती है पूरी, इसी को एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे कि हमारे ग्रह जो हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्षुद्र ग्रह पेटी या एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जो हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है या एस्टेरॉइड है वो कौन है, सीरिस या सेरेस। सीरियस ये रहा अपना सेरेस, सीरीज भी लिख दिया जाता है इसी को। तो ये जो सेरेस है ये क्षुद्र ग्रह पेटी का सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए इसको बौने ग्रहों की श्रेणी में भी रख दिया जाता है। बौने ग्रह मतलब, बौना मतलब छोटा, तो ग्रह से अगर कोई छोटा है तो उसी को बौना ग्रह कह देते हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह पेटी में है तो क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत भी आएगा, और साइज में बड़ा है तो बौने ग्रह में भी आएगा, जैसा कि हम प्लूटो को, मैक को बौने ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। अब क्षुद्र ग्रह आपको दिखा देते हैं, ये रहे क्षुद्र ग्रह। तो इस तरह से वो बेल्ट है और उसमें इसी तरह से क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, आप देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्यूपर बेल्ट की। तो हमने देखा कि मंगल के और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट है या जो क्षुद्र ग्रहों की पेटी है वो तो हो गया एस्टेरॉइड बेल्ट। और हमारे सौर मंडल के बाहर की तरफ, मतलब नेपच्यून के बाहर की तरफ, वरुण के बाहर की तरफ, ऐसे बहुत सारे पदार्थ, या कहें कि जैसे जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उस समय हमारा सौरमंडल बना। अब सौरमंडल बनने से जो ग्रहों का निर्माण हुआ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारे पदार्थ ऐसे थे, गैसें थी, धूल के कण थे। यहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर होता है तो बर्फीले रूप में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ तो नहीं कहना चाहिए, वो जो पदार्थ थे वो सभी यहाँ पे
इकट्ठे हो गए और वो भी ऐसे ही एस्टेरॉइड बेल्ट की भांति यहाँ पे एक पूरा बेल्ट इनने बना लिया। और इसी बेल्ट के अंतर्गत कहीं ना कहीं प्लूटो और जो भी कुछ बौने ग्रह हैं जैसे इरिस हो गया, मैक हो गया, इनको रख दिया जाता है। तो इन सभी को समेकित रूप से कुइपर बेल्ट बोल दिया जाता है। ये लिखा हुआ है कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो सारी वस्तुएं जो कुइपर बेल्ट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे आकार की बात की है हमने। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे बनते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह या प्लेनेट कौन सा है, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, पृथ्वी किस क्रम का प्लेनेट है। साइज के हिसाब से अगर देखें तो हम वही देख रहे हैं, आप खुद ही देख पा रहे हैं कि इन सभी 8 प्लेनेट में आपको सबसे बड़ा प्लेनेट अगर कोई दिख रहा है तो वो ये है। अब ये कौन सा भैया, तो ये है अपना जुपिटर यानी बृहस्पति। तो साइज के हिसाब से जब इनको अरेंज करेंगे, हम व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले आ गया क्या, बृहस्पति। दूसरे नंबर पे बड़ा क्या दिख रहा है, शनि। तो दूसरा कौन सा हो गया, शनि। फिर अरुण है, फिर वरुण है, ये रहा वरुण। और 5वें नंबर पे पृथ्वी है, ये पृथ्वी रही। तो यहाँ से हमें याद क्या रखना है, यहाँ से याद ये रखना है कि जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है या प्लेनेट है वो कौन है, वो है अपना बृहस्पति। ये क्या है, सबसे बड़ा है। और पृथ्वी के बारे में याद रखना है कि पृथ्वी किस क्रम का है, तो पृथ्वी है 5वां सबसे बड़ा, मतलब 5वां बड़ा ग्रह है। और फिर हमें बात करना है सबसे छोटे ग्रह की। तो सबसे छोटे ग्रह में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो मैं बना देता हूँ फिर से, ये बुध ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। यहाँ से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, बहुत सारे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 तो सीधे सीधे हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, पृथ्वी किस क्रम का है, तो 5वां सबसे बड़ा है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वो आपको 4 कोई से भी प्लेनेट के नाम दे देंगे और कह देंगे कि साइज के हिसाब से इन्हें अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में या कहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। तो आप इसका ये सीरियल याद रखेंगे तो आप जमा पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। परिक्रमण की दिशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परिक्रमण की दिशा से मतलब ये है कि कौन सा ग्रह किस दिशा से सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी ग्रह सूर्य से गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू जुड़े हैं और ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह ना केवल सूर्य की परिक्रमा करते हैं बल्कि अपने अक्ष पे भी घूमते हैं। अब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो किस दिशा में करते हैं, दिशाएं ऐसे हम समझ लें तो इस तरफ हो जाती है पूर्व दिशा, इस तरफ हो जाएगी अपनी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हमें बस ये याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम या करते हैं या पश्चिम से पूर्व करते हैं। तो बाकी सारे ग्रह, सारे के सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में। मतलब कि चाहे हम बात करें मरकरी की तो ये करेगा पश्चिम से पूर्व, यहाँ छोटा है थोड़ा, यहाँ बनाते हैं। जैसे ये हो गया बृहस्पति, तो ये पश्चिम दिशा से आ रहा है, ये आया और ये पूर्व दिशा की तरफ चला गया। इसी तरह से शनि पश्चिम से आया और पूर्व की तरह चला गया। पृथ्वी के साथ भी यही कहानी है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो हम क्या कह देते हैं कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं, लेकिन 2 ग्रह इस चीज़ का अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। कौन कौन से हैं, शुक्र और अरुण। तो शुक्र कौन सा है, ये रहा शुक्र दूसरे नंबर का। ये क्या करेगा, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ करेगा, यहाँ पूर्व की तरफ से आएगा और यहाँ पश्चिम की तरफ जाएगा। सभी ग्रह इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो ये इस तरह से अपने एक्सिस पे घूमता है। सूर्य की परिक्रमा अपने एक्सिस पे नहीं घूमता, सॉरी, सूर्य की परिक्रमा करता है ऑर्बिटल मोशन में। तो कहाँ से कहाँ करेगा, ये पूर्व से पश्चिम। अरुण, अरुण कहाँ है, ये रहा अरुण, ये भी कहाँ करेगा, अपना पूर्व से पश्चिम। फिर से इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करते हैं, तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा
पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। 2 ग्रह एक्सेप्शन में याद रख लीजिए, शुक्र और अरुण, वीनस और यूरेनस, नाम भी मिलते जुलते हैं वीनस और यूरेनस। ये क्या करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में करते हैं, इधर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें घनत्व की, तो घनत्व में ज़्यादा नहीं हमें पढ़ना है, हमें बस ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, सबसे कम घनत्व किसका है। घनत्व मतलब डेंसिटी। सबसे ज़्यादा घनत्व है पृथ्वी का, लगभग औसत घनत्व अगर पृथ्वी का निकालें तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है या इसकी डेंसिटी है। और सबसे कम घनत्व की अगर बात करें तो सैटर्न या शनि का जो घनत्व है वो सबसे कम है। अभी हमने देखा परिक्रमा या परिक्रमण, और एक हम अभी समझेंगे परिभ्रमण। ये जो 2 शब्द आते हैं ये बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन और इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। परिक्रमण बोल दो या बोल दो कक्षीय गति, परिक्रमण गति या कक्षीय गति, और परिभ्रमण गति या अक्षीय गति, या इसी को बोल देते हैं घूर्णन गति। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जैसे मान के चलें कि ये हो गया हमारा सन, सूर्य हो गया ये। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ग्रह क्या कर रहे हैं, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये मान लें कोई ग्रह है, तो कोई भी ग्रह दो तरह से मूवमेंट कर रहा है। पहला तो ये अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिट से बाहर जा रहा है यार ये ग्रह, अभी ठीक है। कोई भी ग्रह अपने ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है आप देखें। और दूसरा वो अपने अक्ष पे भी घूम रहा है, मतलब कि जैसे ये ग्रह है, ये उसका एक्सिस है, तो वो वहीं पे ऐसे घूम रहा है। तो इस वाले मूवमेंट को जो वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, अपने अक्ष पे घूम रहा है, उसी को अक्षीय या घूर्णन गति बोल देते हैं, या उसी को परिभ्रमण गति बोल देते हैं। इसको ही हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और दूसरा क्या होता है, परिक्रमण गति। परिक्रमा, जैसे मंदिर में जाते हैं ना तो परिक्रमा करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, तो वो चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, तो इसको परिक्रमण गति या ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। इसे कक्षीय गति भी कहते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ऑर्बिटल मोशन। तो कोई ग्रह अपनी कक्षा में जिस गति से सूर्य की परिक्रमा करता है उसको परिक्रमण या कक्षीय गति कहते हैं। अब परिक्रमण आप समझ गए, तो जिस स्पीड से परिक्रमा कर रहा है, चक्कर लगा रहा है सूर्य के, वही उसकी स्पीड हो जाएगी, परिक्रमण गति हो जाएगी। और जो अपने अक्ष पे जिस स्पीड से घूम रहा है वही उसकी घूर्णन गति हो जाएगी। तो सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में जितना भी समय लगता है उसको परिक्रमण काल बोल देते हैं, और अपने अक्ष पर घूमने में जितना समय लगता है उसको घूर्णन काल बोल देते हैं। ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य की, और सूर्य की बात करने के बाद हम एक एक करके अपने ग्रहों से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सूर्य के बारे में हम समझें तो सूर्य ये आपको दिख रहा है, पीला दिखता है। और हमने जब पिछली क्लास में तारों को कंप्लीट किया था तो तारों के बारे में हमने पढ़ा था कि तारों के रंग को देख के, उनके कलर को देख के हम तारों की एज को या तारों की उम्र का, आयु का अनुमान लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तो हमने 3 तरह के तारे पढ़े थे कि अगर कोई भी तारा नीला है मतलब वो क्या है, अपनी युवा अवस्था में है। कोई भी तारा अगर पीला है तो वो अपनी मध्यम अवस्था में है। कोई भी तारा अगर लाल है तो वो अपनी वृद्धावस्था में है, मतलब वृद्धावस्था का सूचक क्या हो गया, लाल। लेकिन हमें मेनली क्या देखना है, पीला, क्योंकि हमारा सूर्य कैसा है, पीला है। मतलब हमारा सूर्य मध्यम अवस्था में है। मध्यम अवस्था से मतलब ये है कि हमारे सूर्य की जितनी भी आयु है, एज है, वो उसके लगभग आधे एज पे अभी चल रहा है।
तो सूर्य क्या है? तारा है। तारा क्यों बोला? क्योंकि सूर्य स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है, इसमें नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और ये ऊर्जा उत्पन्न करता है, प्रकाश देता है। तो ये हो गया तारा। दूसरा, इसकी कुल आयु कितनी है? 10 अरब वर्ष के लगभग इसकी क्या है? कुल आयु है। और वर्तमान आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। हमने पढ़ा है कि मध्यम आयु के तारे कैसे होते हैं? पीले होते हैं। तो टोटल 10 है, वर्तमान में ये देखो 5 के लगभग हो गई। कभी अगर आपको ऑब्जेक्टिव में 5 लिखा मिल जाए और उसके आसपास कोई और डेटा ना हो तो आप 5 को भी सही लगा सकते हैं। तो 10 टोटल है, 10 अरब, 5 अरब लगभग हो गई, ये 4.6 अरब। तो बची कितनी है? तो लगभग 5 अरब की आयु और बची है। और इतने साल के बाद हमारा सूर्य जो है वो भी लाल दानव तारा बन के, रेड जाइंट स्टार बन के और खत्म हो जाएगा। तो ये है, अर्थात सूर्य हमारी आकाशगंगा की मध्यम घूर्णनशील, ये भुजा है, भुजस नहीं है, भुजा में स्थित है एक पीला तारा है। ये हमने देख लिया पीला तारा। अब ये लाइन क्या कह रही है? मध्यम घूर्णनशील भुजा। हमने पढ़ा था कि आकाशगंगाओं का जो शेप होता है, जैसे ये हो गया एक सर्पिलाकार आकाशगंगा, तो इसकी वाह घूर्णनशील भुजा, जो बाहरी भुजा होगी, उसमें होते हैं नवीन तारे, नए तारे, जो नए बने हुए तारे हैं। और मध्यम घूर्णनशील भुजा में कैसे होते हैं? मध्यम आयु के तारे होते हैं। और केंद्र में कौन से तारे होते हैं? वृद्धावस्था वाले तारे होते हैं। तो हमारा सूर्य जो है अभी मध्यम भुजा में है। ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है और उसके चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है और 25 करोड़ वर्ष में ये हमारी मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर पूरा कर लेता है। और सौर परिवार का लगभग 99.8% जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो सूर्य में निहित है। मतलब कि सूर्य के साथ जो हम और 8 ग्रह पढ़ने वाले हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, उल्का, जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, अगर उन सब का हम अगर द्रव्यमान निकालें तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान सूर्य का ही है। और टोटल का 99.8%, 99.8% सूर्य में निहित है। अब हम बात करते हैं सूर्य की संरचना की, या सूर्य के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सूर्य के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप ऐसे समझें कि सूर्य की संरचना को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला तो हम देखते हैं सूर्य की आंतरिक संरचना, और दूसरा हम देखते हैं सूर्य की बाह्य संरचना। आंतरिक संरचना से तात्पर्य है कि अंदर उसकी संरचना कैसी है, बाह्य संरचना में यह है कि बाहर की तरफ उसकी संरचना कैसी है। जैसे ध्यान से समझें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और फंस जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। तो सबसे केंद्र में, जो सबसे केंद्र वाला पार्ट है, उसको तो बोल देते हैं कोर, या आप सामान्य भाषा में उसको केंद्र ही बोल सकते हैं। तो केंद्र वाला, अब देखो आंतरिक संरचना में हम क्या क्या रखेंगे? तो यहाँ पे केंद्र रख देंगे, मतलब कोर रख देंगे। तो दूसरा रख देंगे हम क्या? ये रेडियो एक्टिव जोन। और तीसरा रख देंगे कन्वेक्शन जोन, मतलब कि विकिरण क्षेत्र और या विकिरण मेखला, और कन्वेक्शन जोन मतलब संवहन मेखला। इसको ऐसे समझें कि केंद्र वाला जो भाग है वो कोर है। उसके बाद एक ऐसा जोन आता है, ये आप लाइंस देख पा रहे होंगे, जहाँ पे जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो रेडिएशन के थ्रू जाती है। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? रेडिएटिव जोन, क्योंकि रेडिएशन के थ्रू जा रही है। उसके बाद एक जोन आता है, ये येलो कलर में जो आप इतना देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि संवहन के माध्यम से ऊष्मा संचरित होती है, ऊष्मा जाती है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? कन्वेक्शन जोन। तो ये आंतरिक संरचना में तो इतना पूरा पार्ट हमने पढ़ लिया, यहाँ से लेके और पूरा सेंटर तक। तो केंद्र हो गया, रेडिएटिव जोन हो गया, तो तीसरा क्या हो गया? कन्वेक्शन जोन, या इसको बोल दो विकिरण मेखला और संवहनी मेखला। अगर बाह्य संरचना की बात करें या आउटर स्ट्रक्चर की बात करें, तो आउटर स्ट्रक्चर में आप यहाँ से देखें, ये हो गया हमारा क्या? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर मतलब प्रकाश
मंडल। अगली स्लाइड में सारी चीजें लिखी हुई हैं डिटेल में, आप परेशान ना हो। फोटोस्फीयर मतलब प्रकाश मंडल, मतलब ये 3 जोन होने के बाद उसके ऊपर फिर आएगा फोटोस्फीयर मतलब प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के ऊपर आता है क्या, वर्णमंडल, मतलब इसी वर्णमंडल को सूर्य का वायुमंडल या क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। और वर्णमंडल के बाहर जो परत होती है वो कोरोना कहलाती है। और कोरोना हमें सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देती है। जो कोरोना वाली लेयर है, जब सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना हमें रिंग के जैसी, अंगूठी के जैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सूर्य की संरचना। तो सूर्य की संरचना की अगर बात करें तो हमने देखा था आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना में सबसे पहले हमने देखा केंद्र। केंद्र का टेम्परेचर या तापमान कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत अधिक तापमान होता है और इतने ही तापमान पर इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती। दूसरा था विकिरण मेखला और तीसरा है संवहनी मेखला। विकिरण मेखला में क्या है, ऊष्मा विकिरण के माध्यम से संचरित हो रही है। और संवहनी मेखला में क्या है, इसमें ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा हो रहा है। ये केंद्र हो गया, ये विकिरण मेखला हो गई, ये हो गई संवहनी मेखला। अब बाह्य संरचना की अगर बात करें तो प्रकाश मंडल, पृथ्वी की सतह से दिखाई देने वाली प्रकाशमान सतह जो है वो क्या है, वो है प्रकाश मंडल। जो हम सूर्य को देख पाते हैं, जो उसकी लाइट दिखती है, वही असल में प्रकाश मंडल है। हमें प्रकाश मंडल वाली जो लेयर है वो दिखाई देती है, इसी को फोटोस्फीयर बोलते हैं। और इसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। विकिरण मेखला का टेम्परेचर यहाँ नहीं लिखा है, इसको आप कर लें 8 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश मंडल का हो गया 6000 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर सौर कलंक या सन स्पॉट बनते हैं। सन स्पॉट क्या होते हैं, ये काले काले जो धब्बे दिख रहे हैं ना, ये लिखा सन स्पॉट। अभी आने वाली स्लाइड में हम डिटेल में उसको कवर करेंगे। वर्णमंडल, तो प्रकाश मंडल के बाहर जो सूर्य का वायुमंडल है वो वर्णमंडल है। वर्णमंडल सूर्य का वायुमंडल है। यहाँ पर सौर ज्वाला या फिर सोलर फ्लेयर बनती है, उसको भी हम देखने वाले हैं। कोरोना वायुमंडल की ऊपरी परत है, सूर्य ग्रहण के समय यह भाग दिखाई देता है। अब हम बात करने वाले हैं सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर और सौर कलंक या सन स्पॉट की। तो सौर ज्वाला, अब आप ज्वाला तो समझते हैं कि जो लौ होती है, जो लपट होती है जब आग जलाते हैं, तो उसी टाइप का कंसेप्ट आपको सुनने में लग रहा होगा। तो सूर्य का जो प्रकाश मंडल है, जो फोटोस्फीयर है, उसमें परमाणुओं का कभी कभी इतना स्पीड से तूफान चलता है कि वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल के अंतरिक्ष में चला जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक फ्लेयर के जैसी ये लाइट ऐसे चली गई, कहाँ, अंतरिक्ष में चली गई। और जब अंतरिक्ष में जाता है और अगर ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पे ये जो फ्लेम्स होती हैं, ये जो फ्लेयर होती हैं, ये रंगीन लाइट में दिखाई देती हैं, अरोरा लाइट की जैसी दिखाई देती हैं। तो इनको अरोरा लाइट भी बोलते हैं। कभी कभी प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर से परमाणुओं का तूफान अधिक वेग होने के कारण सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाता है और अंतरिक्ष में चला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला बोलते हैं या सोलर फ्लेयर बोलते हैं। और ये जो सोलर फ्लेयर है, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा से टकराकर ये क्या करती है, रंगीन प्रकाश या अरोरा लाइट उत्पन्न करती है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अरोरा बोरियालिस से पूछ लिया है या ऑस्ट्रेलिस से पूछ लिया है। तो इसको मैं अभी अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये अरोरा लाइट है, मतलब अगर पृथ्वी के वायुमंडल में वो जो सौर ज्वाला है वो प्रवेश करेगी तो वो रंगीन दिखाई देती है। जरूरी नहीं कि बस इसी कलर में दिखाई दे, वो रंगीन दिखाई देगी, किसी और कलर में भी दिखाई दे सकती है। अब उसको क्या क्या बोलते हैं, तो उत्तरी ध्रुव पे जो दिखाई देगी उसको बोलेंगे अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पे जो दिखाई देगी उसको बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि क्वेश्चन जब आता है तो अरोरा बोरियालिस याद रह जाता है
ऑस्ट्रेलिया से याद रह जाता है। दिक्कत यहाँ होती है कि कन्फ्यूजन हो जाता कि उत्तरी ध्रुव पे कौन सी थी, दक्षिणी ध्रुव पे कौन सी थी। तो इसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, ये हो गया पृथ्वी की भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। आने वाली स्लाइड्स, आने वाली क्लासेस में हम पृथ्वी को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, तो जिन लोगों ने भी ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं तो वो परेशान ना हो। तो पृथ्वी की ये इक्वेटर हो गई या भूमध्य रेखा हो गई, विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री सेल्सियस। इसके उत्तर में ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। ये हो गया ये साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध है। ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। तो आप देखो कि दक्षिण की तरफ ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिण की तरफ रहता है। तो ऑस्ट्रेलिस भी कहाँ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिण की तरफ होगा, अरोरा बोरियलिस उत्तर की तरफ होगा। ब्रिटेन से याद रख सकते हैं, या बस आप ऑस्ट्रेलिया याद कर लें तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिस याद रह जाएगा, बाकी जो बच गया दूसरा वो होगा उत्तरी ध्रुव में। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी बात करें अगर सौर कलंक की या सन स्पॉट की, तो जैसा कि हमने देखा कि प्रकाश मंडल से ये फ्लेम निकलती है या फ्लेयर निकलती है, इसको हमने बोल दिया सौर ज्वाला। जिस जगह से ये ज्वाला निकलती है उस जगह पर क्या होता है, उस जगह पे कुछ काले काले धब्बे बन जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ ब्लैक स्पॉट टाइप के दिख रहा है। यहाँ मैं बना देता हूँ अलग से। ये मान के चलें कि ये काला धब्बा है। तो जिस जगह से ये निकलती है क्या, सौर ज्वाला, वहाँ पे काले धब्बों की जैसी संरचनाएं हमें सूर्य पे दिखाई देने लगती हैं। इन्हीं को हम सौर कलंक बोलते हैं या सन स्पॉट बोलते हैं। प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अब 6000 डिग्री सेल्सियस में क्या है कि अगर वहाँ से सौर ज्वाला निकल गई है तो वहाँ का टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर सौर कलंक की टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर होता है लगभग कितना, 4500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। किसी किसी किताब में इसको गलत छाप देते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, वो गलत है। ये क्या है कि प्रकाश मंडल का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस, सौर ज्वाला निकली तो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। 1500 कम होगा तो बचेगा कितना, लगभग 4500 या 4500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो सौर कलंक का टेम्परेचर कितना होगा, 4500 डिग्री सेल्सियस होगा। और एक सौर कलंक जो बनता है और बन के मिटता है तो इसका टोटल टाइम पीरियड लगभग 11 साल के आसपास होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सौर कलंक चक्र या सन स्पॉट साइकिल बोलते हैं। अब सूर्य से जुड़े कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़रूरी हैं। तो सूर्य का व्यास, सूर्य का डायमीटर या व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। केंद्र का घनत्व कितना है, 150 ग्राम घन प्रति सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व हमने पढ़ा था कि ग्रहों में सबसे ज़्यादा औसत घनत्व किसका है, पृथ्वी का है। कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जबकि सूर्य का कितना है, 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। केंद्र का तापमान कितना है, 15 मिलियन। हमने पढ़ा है, केंद्र पढ़ा था तो 15 मिलियन होता है। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये पूरा, ये कुछ भी आपके काम करना है। हाँ, यहाँ पे, यहाँ से आप देखें तो प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सौर कलंक या सन स्पॉट का टेम्परेचर कितना होता है, 4500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमने 5 फैक्ट पढ़े। पहला सूर्य का व्यास, दूसरा घनत्व, तीसरा केंद्र का तापमान, चौथा प्रकाश मंडल का तापमान, ये कई बार पूछा गया है, और सौर कलंक या सन स्पॉट का तापमान। सूर्य के अगर संगठन की बात करें तो हाइड्रोजन है इसमें लगभग 71%, हीलियम है लगभग 26.5%, और अन्य तत्वों की बात करें तो लगभग 2.5% है।
अब हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल के पहले ग्रह बुध ग्रह के बारे में। तो आप बुध ग्रह को देखें पहले। तो ये हमारा छोटू सा बुध ग्रह हो गया। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी है, इस पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, वो सूर्य के सबसे पास है। तो सूर्य की जो परिक्रमा है वो सबसे पहले कर लेता है। इसके फैक्ट्स देखते हैं। सबसे छोटा, सीधा पहले एक क्वेश्चन बनता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सूर्य का सबसे नज़दीकी कौन है, तो भैया नज़दीकी भी बुध ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वो उपग्रह होते हैं। वायुमंडल भी इसके पास नहीं है। इसका तापांतर सर्वाधिक होता है। इस फैक्ट पर थोड़ा ध्यान देना। अभी बुध के बाद हम शुक्र पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि शुक्र ग्रह का तापमान सबसे अधिक होता है। तो तापमान अधिक होना और तापांतर अलग अधिक होने में बात ये रहती है कि तापमान अधिक मतलब टेम्परेचर अधिक है। तापांतर अधिक का मतलब ये होता है कि दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर के बीच का जो अंतर है, ताप का जो अंतर है, वही तापांतर कहलाता है। तो तापांतर सर्वाधिक किस ग्रह का है, तो हमारे बुध ग्रह का है। ये हो गया बुध। दिन का तापमान होता है इसका लगभग 390 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान होता है -170 डिग्री सेल्सियस। देखें कितना ज़्यादा अंतर है। परिक्रमण काल मतलब सूर्य की परिक्रमा कितनी देर में कर लेता है, तो 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है और सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। इस लाइन का मतलब ये है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कर लेता है, मतलब इसकी जो ऑर्बिटल मूवमेंट की जो स्पीड है, कक्षीय गति जो है वो सबसे तेज है। तो किसकी है, तो बुध ग्रह की है। परिक्रमण काल 88 दिन और कक्षीय गति सबसे अधिक। सूर्य से इसकी दूरी क्या है, आरपीएफ एसआई 2019 के प्रीवियस ईयर के मैं पेपर्स देख रहा था, तो मैंने देखा कि लगभग हर पेपर में उनने किसी न किसी ग्रह की सूर्य से दूरी पूछी है और ज़्यादातर किताबों में ये चीज़ मेंशन नहीं करते हैं, पृथ्वी की बस मेंशन कर देते हैं। तो ये हम ये वाला फैक्ट भी कवर करेंगे कि सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, 5.8 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। बुध ग्रह हमने पढ़ लिया। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है, बुध। बुध के बाद दूसरे नंबर का नज़दीकी कौन है, शुक्र। लेकिन शुक्र फैक्ट्स देखते हैं। ये रहा हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में आप देख पा रहे हैं कि ये चमकीला दिखाई दे रहा है। ये चमकीला इसलिए दिखाई देता क्योंकि उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कहना चाहिए, SO2 के बादल होते हैं। इसमें बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और इसमें CO2 भी बहुत ज़्यादा इसके वायुमंडल में पाई जाती है। सूर्य का दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। ये दो फैक्ट हैं, कंफ्यूज करेंगे आपको। सूर्य का तो दूसरा सबसे नज़दीकी है, लेकिन अगर बात करें हमारी पृथ्वी की, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी के सबसे पास अगर कोई ग्रह है तो वो है शुक्र, उसके बाद है मंगल। लेकिन अगर सूर्य से बात करें तो सूर्य से दूसरे नंबर का नज़दीकी है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, जैसा कि बुध का कोई उपग्रह नहीं था। सूर्य की परिक्रमा ये पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। हमने पढ़ा था सारे ग्रह कहाँ से करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। शुक्र और अरुण कहाँ करते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये अपवाद है, इसलिए इस लाइन को विशेष रूप से याद रखना है। पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है, अन्य ग्रहों के विपरीत। सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है। बुध ग्रह में हमने क्या देखा कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर रहा है, सबसे जल्दी कर रहा है। शुक्र कितने में कर रहा है, 225 दिन में कर रहा है। सबसे ज़्यादा तापमान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तापमान होता है शुक्र ग्रह का, 475 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। और ये तापमान सबसे ज़्यादा होता क्यों है, ये होता है CO2 के कारण। इसके वायुमंडल में CO2 95-96% के लगभग है। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सूर्य के सबसे पास तो है बुध, तो सबसे ज़्यादा तापमान या टेम्परेचर तो बुध का होना चाहिए, फिर शुक्र का क्यों होता है। उसके पीछे रीजन आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलें ये कोई ग्रह है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ के इसको गर्म कर देगा, इस ग्रह का तापमान बढ़ा देगा। जब इस ग्रह का तापमान बढ़ा देता है, अब फिर इस पर रात होती है क्योंकि वो अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रहा है। तो ये जो हीट है जो इसने एब्जॉर्ब करी है, जो अवशोषित करी है, ये हीट को रिलीज कर देता है, जैसे पृथ्वी अवरक्त किरणों के रूप में निकालती है। तो जब ये
तापमान निकलता है और अगर इसके पास वायुमंडल नहीं है तो पूरा तापमान बाहर निकल जाएगा, जो होता है बुध में। तो बुध में दिन में तो टेम्परेचर बहुत रहता है पर रात में माइनस में चला जाता है। तो शुक्र के साथ ऐसा नहीं है। शुक्र में क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो जो भी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए शुक्र का तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। आकार और द्रव्यमान में अगर बात करें तो ये पृथ्वी के जैसा ही है, एक जैसे हैं, तो इनको एक दूसरे की बहन बोल दिया जाता है भैया, सिस्टर प्लेनेट। तो आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, इसलिए इन्हें पृथ्वी की बहन बोल देते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह दिख ही रहा है आपको। क्यों है चमकीला? क्योंकि इस पर सल्फर डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। ये बादल है, बदल नहीं है। सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी इसकी 108 मिलियन किलोमीटर है। 108.2 मिलियन किलोमीटर है। मोटे तौर पे आप 108 मिलियन किलोमीटर याद रख लीजिए। इसे प्रेशर, हाँ, शुक्र ग्रह के कुछ अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम क्या हैं? जैसे बोल देंगे पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को। प्रेशर कुकर, शुक्र को प्रेशर कुकर क्यों? क्योंकि उस पर CO2 बहुत ज़्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो वो एक प्रेशर कुकर के जैसी कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहता है, तो प्रेशर कुकर ग्रह कहते हैं। सुंदरता की देवी कहते हैं। सुबह का तारा, शाम का तारा, ये एग्जाम में पूछा गया है, भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। आज की क्लास में हम इसके बाद पृथ्वी को और कवर करते हैं, बाकी आने वाले और ग्रहों को अगली क्लास में हम कवर करेंगे। तो पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी के बारे में तो हम इस क्लास की जो अगली क्लास होगी, मतलब ग्रहों के बारे में देखने के बाद जो अगली क्लास होगी, हम डिटेल में पृथ्वी पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो कुछ बहुत ज़रूरी फैक्ट हैं उन्हें हम यहाँ कवर कर लेते हैं। तो ये रही हमारी पृथ्वी, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। केवल यही वो ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और अगर बात करें तो शुक्र और मंगल के बीच में क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के पहले यहाँ पे शुक्र है, पृथ्वी के बाद यहाँ पे मंगल है। पृथ्वी के बाद यहाँ पे क्या है? मंगल ग्रह है। सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहाँ पे क्या है? जीवन संभव है। इसकी औसत दूरी की अगर बात करें पृथ्वी सूर्य से, तो औसत दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ मोटे तौर पर कह सकते हो आप। व्यास की या डायमीटर की बात करें तो 12,755 या 56 कह सकते हैं आप, 55.6। सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में कर लेती है। और अक्ष पर घूर्णन की अगर बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट में ये अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा कर लेती है, लगभग 24 घंटे में। उपग्रह, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, वो है क्या? चंद्रमा। हमने देखा था बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं था, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है, एकलौता उपग्रह है, वो है चंद्रमा, चंद्रमामा। अपने अक्ष पर पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री या 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। इसके अगली क्लास में हम बाकी के जो हमारे ग्रह रह गए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे और पृथ्वी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 1-2 क्लासेस में हमारा ये जो सामान्य भूगोल वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास और दूसरी क्लास के बीच में बहुत अंतर हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आने वाली क्लासेस कंटिन्यू आपको बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। हर 1-2 दिन में आपको नई क्लास उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा हमारा प्रयास है। हमारे साथ जुड़े रहें। और इसकी अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल B Basics टेलीग्राम पर @B Basics को आप फॉलो कर लें, तो आपको PDF चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।